गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम क्लास 10th का जो 6 अगस्त को वर्कशीट आई है आपकी, उसको सॉल्व करेंगे। 14th वर्कशीट है और आज की जो वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की है। जो वर्कशीट है वो है पावर शेयरिंग के ऊपर। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी देश में जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो किसके पास है। पावर शेयरिंग मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो पावर है वो किसके पास, उसका मेजर शेयर है। तो पिछली बार हमने पावर शेयरिंग में इंडिया को डिस्कस करा था। आज हम पावर शेयरिंग में स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे श्रीलंका को। जानते ही आप श्रीलंका के बारे में। इंडिया के जो साउथ इंडिया है उससे बिल्कुल बहुत पास में है। रामेश्वरम जो जगह है तमिलनाडु में, उससे बहुत पास में है ये जगह। तो श्रीलंका के बारे में डिस्कस करते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री, आइलैंड नेशन, एक टापू का देश है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 2 करोड़। जस्ट लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब श्रीलंका जो हमारे साउथ में है, बहुत बहुत पास में है हमारे साउथ से, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन के बराबर है। और इसके अंदर भी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे दिल्ली में आप देखोगे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग मिलेंगे। ऐसे ही श्रीलंका में भी एक ही समुदाय के लोग ना होकर बल्कि अलग अलग समुदायों के लोग थे। मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर, तो नीचे दिया है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। 74% सिन्हाला हैं। सिन्हाला वहाँ के सबसे जो रहने वाले लोग थे, मेन लोग सिन्हाला ही हैं। तो 74% लोग, 74% लोग सिन्हाला हैं। 11.1% श्रीलंकन तमिल, जो तमिल हैं। देखो तमिल वैसे हमारा तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु से बहुत सारे लोग श्रीलंका चले गए थे बहुत साल पहले, तो फिर वो वहीं के होके रह गए, तो उनको हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं। वो तमिल भाषा बोलते हैं। और कुछ 1%, 1.5% इंडियन तमिल भी है, 1.2% जो हिंदुस्तान से गए हुए, जो रिसेंटली गए हुए, और 9.3% मुस्लिम भी हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 अलग अलग समुदायों के लोग वहाँ पे मिलते हैं श्रीलंका में। और इन चारों समुदायों को इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश को चलाने में, लेकिन ऐसा है नहीं। हुआ क्या कि श्रीलंका में को 1948 में आज़ादी मिली। आप सभी को पता है इंडिया को कब मिली? इंडिया को मिली 1947 में। तो हमारे बिल्कुल बाद श्रीलंका को भी आज़ादी मिली। और हुआ क्या कि श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of Sinhala communities sought to secure dominance over the government by virtue of the majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian methods to establish Sinhala supremacy. अब 74% सिन्हाला थे। उन्होंने सोचा देश तो हमारा है, हम जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं, हम देश चलाएंगे। तो उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कायदे कानून बनाने शुरू कर दिए जिनसे बाकी समुदाय के लोग नाराज़ होने लगे। अब वो कायदे कानून कौन से थे? तो की फीचर्स ऑफ 1957 एक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में 1956 में कुछ नियम आए, जिसमें से पहला था कि सिन्हाला इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब उन्होंने कहा कि बाकी सारी जो लैंग्वेज हैं वो अपनी जहाँ जो बोलेगा जैसे बोलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो सरकारी कामकाज में चलेगी वो थी सिन्हाला। जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती है, वहाँ चलती है सिन्हाला। स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज़्म, अब उन्होंने बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्ट करने की बात कर दी। चलो ये तो समझ में आ गया। और तीसरा था सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। और अगर आपको यूनिवर्सिटी में या सरकारी नौकरी करनी है तो आपको सिन्हाला जो लैंग्वेज है, जो सिन्हाला भाषा है, वो आनी चाहिए। यानी कि अगर आपको सिन्हाला भाषा नहीं आती तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इस बात से जो वहाँ के तमिल लोग थे वो बहुत नाराज़ हुए। अब देखो आप, 11.1% तो वहाँ के तमिल थे, 1.2% इंडियन तमिल थे। तो आपके 12.5% लोग जो थे, 12.5% लोग बहुत बड़ी चीज़ है, उनके बारे में श्रीलंका की सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं। इससे क्या हुआ कि ऑल दीज मेजर्स coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. The distrust between the two communities turned into widespread conflict and soon it turned into civil war. तो ये जो दो कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला और तमिल, इनके बीच में सामंजस्य खराब हो गया। और इस खराब सामंजस्य की वजह से क्या हुआ कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में क्या होता है कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, वो सड़कों पर उतर जाते हैं, बंदूक निकाल लेते हैं, सरकार से लड़ने लगते हैं, पुलिस से लड़ने लगते हैं। तो गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ गया। तो इन्होंने सिविल वॉर और मेजॉरिटेरियन दोनों को ही
डिस्कस करा है, हम देख लेते हैं एक बार। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। यानी कि किसी देश में लोगों के बीच ऐसे झगड़े होने लग जाएं, ऐसा लगे जंग छिड़ गई है। तो बिल्कुल वहाँ पे जंग छिड़ी थी, वहाँ पे जंग ऐसी छिड़ी थी कि बहुत बड़े स्केल पे लोग मारे गए थे। कभी अगर आपको टाइम मिले तो देखिएगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध कैसे हुआ था। और दूसरा है मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? तो ये एक बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिस रिगार्डिंग द विशिंग एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। मतलब जो देश में ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, और जो कम मात्रा में लोग हैं उनके बारे में वो सोचना बंद कर देते हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी हो रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, और वहाँ पे जो बाकी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो ईसाई हैं, सिख हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। कई गुरुद्वारे वहाँ पे तोड़ दिए गए हैं, कई मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। तो वो एक मेजॉरिटेरियन है, मतलब वहाँ पे जो धर्म है वो लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो ऐसा ही कभी श्रीलंका में भी होता था। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है कि वाई वर द तमिल्स इन श्रीलंका फीलिंग एलियनेशन। उनको एलियनेशन क्यों फील हो रहा था? एलियनेशन इसलिए फील हो रहा था, जिसका पहला पॉइंट है ये, दैट सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड तमिल वॉज डिसरिगार्डेड। तो भैया तमिल के उन्होंने कोई सोचा ही नहीं लोगों ने, तो जाहिर सी बात है अगर तुम उनकी भाषा के बारे में नहीं सोचोगे तो उनको बुरा लगेगा। दूसरा, सिन्हाला एप्लीकेंट्स वो प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया पहले आंसर का, कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उन्हीं को आगे लिया जा रहा था और तमिल भाषा के लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। तो ये उनका दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके पहले आंसर के, आपके सामने स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजॉरिटेरियन एंड हाउ डज इट हार्म एनी कंट्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये आपका दूसरा आंसर है। कंफ्यूज मत हो ना, ये पहले ही आंसर का सेकंड पॉइंट है और ये पहले आंसर का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड आंसर है मेजॉरिटेरियन, अ बिलीव दैट अ मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और इससे होता क्या है कि इट लीड टू सिविल वॉर। इसकी वजह से सिविल वॉर हो जाती है, और सिविल वॉर अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक वॉर। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सेकंड आंसर। स्क्रीन पॉज करके अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में थर्ड आंसर की तरफ मूव करूँगा सीधा। चलिए, आपने फिर लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ इस वर्कशीट का, जो कि है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग पीस इन श्रीलंका, व्हाट सजेशंस यू माइट बी गिवन। तो कहा कि भी अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका में पीस, श्रीलंका में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है, तो आप क्या बताओगे कि कैसे श्रीलंका में शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ लिखा है। मैंने लिखा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड असेंबलीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें अलग अलग समुदाय के लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग लोगों की, जो अलग अलग समुदाय हैं उनके लोगों का पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि देश की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके अंदर भी उनका योगदान हो। एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज शुड बी स्टॉप्ड, ऑल बी ट्रीटेड इक्वली बाय लॉ। और मैंने कहा कि नियम कानून सभी के लिए बराबर होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से समुदाय से हैं। चलिए वापस चलते हैं अपना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथनिक कॉम्पोजिशन इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो जाति समुदाय विशेष के बारे में कुछ पॉइंट लिखने के लिए हमको कहे हैं, तो देख लेते हैं। श्रीलंका हैड मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम वर सिन्हाला। तो लिखा है कि ज़्यादातर लोग सिन्हाला थे 74%, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग थे। सिन्हालास ट्राई टू डोमिनेट अदर कम्युनिटीज़ ड्यू टू द लार्ज नंबर। और सिन्हाला अपने ज़्यादा नंबर की वजह से उन्होंने जो बाकी ग्रुप्स थे
उनको डोमिनेट करने की, उनको दबाने की कोशिश करी। तो बच्चों, ये आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट हो गई है। देखते हैं आज आपकी दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। तो दूसरी वर्कशीट, जैसा कि मुझे दिख रहा है, आज की आपकी दूसरी वर्कशीट इंग्लिश की है। और इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसमें आज एक पैसेज मुझे दिख रहा है, लेकिन साथ में एक फ़ोटो भी है जिसमें लिखा है लेटर टू गॉड। यानी कि ये जो वर्कशीट है ये एक चैप्टर के ऊपर है, क्योंकि आपका एक चैप्टर था लेटर टू गॉड, जो अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे होते तो आप उसको पढ़ते। चैप्टर जो वर्कशीट है वो शुरू होती है ऊपर एक फ्रेज़ के साथ, एक कोट के साथ। जैसे आपने जब आपको डायरी लिखनी सिखाई थी, उससे पहले आपको क्रिएटिव राइटिंग सिखाई थी, तब भी बताया था कि ऊपर सबसे पहले कोट लिखने का फ़ायदा ये होता है कि सब चीज़ों की नज़र, सब लोगों की नज़र उसकी तरफ जाती है। इसमें लिखा है फेथ इज़ लाइक अ वाईफाई, इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। वो कहते हैं फेथ, विश्वास जो होता है वाईफाई की तरह होता है। वो दिखता नहीं है लेकिन आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो आपको दिखता नहीं है, आप जैसे ही फ़ोन में आएंगे ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो भगवान के साथ जो हमारी संवेदनाएं वो भी ऐसे ही होती हैं, वो सीधी जुड़ी भी होती है, सीधा एकदम से उनसे जुड़ जाती हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वो कहता है द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers they always promised a good harvest. तो घर का वर्णन किया गया कि पूरी वैली में एक ही घर था, और उस घर के वो इतनी ऊंचाई पे था घर कि वहाँ से नदी भी दिखती थी, और पूरा का पूरा मक्का जो होता है, जो कॉर्न होता है मक्का, उसकी खेती दिखती थी। इतने फूल उसमें लगे थे कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इस साल बहुत अच्छी खेती होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और क्या चाहिए था? सिर्फ बारिश चाहिए थी। बारिश हो जाती तो इतनी अच्छी फसल होती जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो मालिक था उस खेत का, उसका नाम था लेंचो। हंसी आ रही होगी मैं जानता हूँ आपको, लेकिन उसका नाम था लेंचो। और लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और उसको सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार था, बारिश का। तो वो बार बार आसमान में देख रहा था कि अब बारिश होगी और तब बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो लेंचो अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि आज तो देखो हमें बारिश पक्का आ जाएगी, आज पानी आएगा, यानी कि बारिश आएगी। अब उसकी पत्नी खाना बना रही थी, उसने भी सोचा बोलता रहता है, तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान की इच्छा रही तो आएगी। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब लेंचो ने क्या किया कि खाना खा ही रहा था कि उसको बाहर बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें दिखने लगी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह आने लगे। एयर वॉज फ्रेश, साफ हवा थी। और आदमी जो लेंचो था उसको लगा कि आज मैं बारिश का मज़ा लूँगा, क्योंकि बारिश के ही इंतज़ार में उसका इतना टाइम बीत रहा था। तो वो बाहर निकल गया। आगे देखते हैं। बट चलिए, आपको पूरी स्क्रीन अब दिख रही होगी। बट with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in it, curtain of rain. तो उसने देखा कि उसको बहुत खुशी हुई कि बारिश आएगी, उसकी जो मक्के की खेती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोम्स बिगिन टू फॉल। हेल स्टोम्स का मतलब होता है ओले। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बारिश फसल के लिए अच्छी होती है और ओले फसल के लिए बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि ओलों से जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। फूल गिर जाएंगे तो फल नहीं लगेंगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और बारिश की जगह ऊपर से गिरे गोले ओले,
गोले कह रहा हूँ मैं, ओले, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए जो बच्चे थे लेंचो के घर में, वो बाहर भागे, लेकिन लेंचो को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। क्यों? आगे पढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। पेड़ों पे, जो मक्के के पेड़ थे, उन पे एक भी पत्ता नहीं बचा, सारे फूल गिर गए। लेंचो की आत्मा तक में उदासी छा गई, क्योंकि एक किसान के लिए खेत उसके बच्चे की तरह होता है, जिसका वो पूरे साल ध्यान रखता है ताकि वहाँ से उसे फसल मिले, और लेंचो की तो पूरी फसल ही खराब हो गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust would have left more than this, the hail has left nothing. बारिश के बाद वो अपने बच्चों के साथ अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर टिड्डियों का दल आता और उसकी पूरी फसल खा जाता, तो भी जो बचता वो ज़्यादा होता। इन ओलों ने, इन बारिश के ओलों ने उसकी फसल में कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो का घर कहाँ पे लोकेटेड था? तो देखते हैं, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिखाया था। ये है आपका आंसर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill, and from this height one could see the entire river and field of ripe corn. बस ripe corn तक ही लिखिए आप। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। यहाँ से और यहाँ तक आपका आंसर नंबर 1। फिर दूसरा है, what could be seen approaching the north east? मतलब नॉर्थ ईस्ट से क्या दिख सकता था, क्या दिख रहा था? तो अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कैन बी सीन अप्रोचिंग। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जो बारिश की जो बादल हैं वो दिख रहे थे। तो बच्चों ये आपका हो गया सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं आपके थर्ड आंसर की तरफ। क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो गो आउट? तो भैया लेंचो बाहर क्यों निकला, क्या रीज़न था उसके बाहर निकलने का? तो ये लिखा है दैट द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी कि उसको पता था कि उसकी फसल को सिर्फ बारिश चाहिए, तो वो बाहर जो निकला, उसके निकलने के पीछे और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ बारिश को अपने शरीर पे लगता हुआ वो देखना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? तो वो कहता है कि रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स क्यों बोला है? तो देखिए, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स इसलिए बोला है क्योंकि रेन ड्रॉप्स दे बॉट हिम मनी, इससे उसको पैसा मिलता था। बारिश आएगी तो बारिश से उसकी फसल भी, जो फसल है वो ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी तो फसल बिकेगी, तो उसको पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, व्हाट हैपन टू द रेन सडनली? आप इस आंसर को और मॉडिफाई करके और बड़ा करके लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दी है। व्हाट हैपन टू द रेन सडनली, तो रेन को एकदम से क्या हुआ? तो हुआ क्या कि सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। तो वो कहता है कि रेन की वजह से क्या हुआ क्या? ये आपका आंसर है पांचवा, और ये तीसरा था, चौथा मैंने लिख ही दिया है। तो बारिश में धीरे से आंधी चली तो ओले भी गिरने लगे। नेक्स्ट है, द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग इन द पैराग्राफ? तो देखिए, फ्रोजन पर्ल्स लिखा है यहाँ पे, और फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स। जो ओले के पत्थर होते हैं, जो ओले के बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, उन्हें यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया कि वो मोती की तरह दिख रहे हैं, जमे हुए मोती। तो ले लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीन को पॉज करके अपने ये वाले आंसर्स लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब ये आपका ओले गिरने रुके तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी? लेंचो की फीलिंग कैसी थी, ये लिखा है, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। तो देखिए, यहाँ से लेके और सैडनेस तक, एंड द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ये आपका है आंसर नंबर 7वां। अब 8वां है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 8वें में, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो 8वां है वेरी क्लोजली, आंसर होगा इंटीमेटली। इंटीमेट मतलब बहुत क्लोज। फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्टेड। कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, कहते हैं ना आई एम वेरी कंटेंट। टू टेक आफ्टर यानी कि रिजेंबल। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, अभी तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लोकस्ट, अभी इतने दिनों से हमारे पास बात चल रही है कि लोकस्ट का अटैक होगा, लोकस्ट का अटैक होगा। मैं तो वेट कर रहा था कि कब दिल्ली में अटैक होगा, इतने सारे लोकस्ट देखने को मिलेंगे, पर आए ही नहीं दिल्ली में। 9th क्वेश्चन है गिव एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको लिख लो पहले, फिर मैं थोड़ा और ऊपर करूँगा स्क्रीन को, क्वेश्चन पेपर को, इस पेपर को, तो आपको 9th क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन है गिव एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड। सैडनेस का मतलब, सैडनेस मतलब दुख, दुख का होगा प्लेजर, खुशी। रीस्टोर्ड मतलब रीस्टोर किया गया का उल्टा होगा डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब 10वां क्वेश्चन है रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंक्चुएशन मार्क्स, फाइंड आउट एन एनसर्कल कॉमा एपोस्ट्रफी क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स इन द गिवन पैसेज। तो ये कोटेशन वोटेशन वाले सारे जो सिंबल्स हैं उनको टिक करना है। अब फटाफट 9th क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको 10th दिखाता हूँ। चलिए, आपने 9th कर लिया। अब देखिए, ये आ गया मैं आपके पैराग्राफ पे, और फटाफट देखते हैं हमें करने थे वो, जैसे कि ये कोटेशन, ये रहा कोटेशन और कॉमा एक साथ, ये कोटेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप नहीं कर रहा, फुल स्टॉप अपने आप करना, हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है। ये एक कॉमा यहाँ पे, एक कोटेशन यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे, एक कॉमा यहाँ पे, और कहीं कॉमा छूट तो नहीं गया? फिर आप लोग बाद में कमेंट करते हैं सर आपने एक छोड़ दिया। चलो, अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो अपने आप कर लेना, एक ये सफ़र के आगे भी है। तो चलो, आपके सामने कोटेशन मार्क्स को भी मैंने गोले डाल दिए, और वैसे भी आप में से कई लोग गोले डालने में और गोले पेपर में लाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी गोले आप खुद डाल लेंगे। हम मिलेंगे आपसे कल फिर दोबारा, कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।